नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस में, जिसमें हम जो आज सुबह जो हमने अखबार पढ़ा था उसके जो एमसीक्यूज बेस हम इसका एनालिसिस करेंगे। ये एक रिवीजन वीडियो है, यानी आज सुबह जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था उसका एक रिवीजन है। ठीक है। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, और उस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें और उसके बाद आप कल से और अभी से भी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अगर पढ़ा है तो आप उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली जो हमारी न्यूज़ थी वह हमारी द हिंदू से न्यूज़ थी, जिसके अंदर जो हमारा जो यक्षगान है उसका एक शो था। ठीक है, कहाँ पर था ये? मंगलुरु के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यक्षगान। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है यक्षगान तमिलनाडु का एक पारंपरिक रंगमंच है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि जो यक्षगान है वह तमिलनाडु का नहीं, ये कहाँ का है? हमारा कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें चुंडा और मदालम वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा कथन है वह सत्य है। ठीक है, तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है? हमारा बी। ठीक है, तो क्या कहता है? यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक है, जो पारंपरिक रंगमंच है, और यह है मंदिर कला के रूप में, जिसमें पौराणिक कहानियां और पुराणों को दर्शाया जाता है। यह बड़े पैमाने पर हेड गियर, विस्तृत चेहरे और मेकअप का प्रयोग इसके अंदर है, यानी जो मेकअप से जीवनित और वेशभूषा और गहनों के साथ इसका किया जाता है। यानी इसके अंदर जो जो कलाकार होता है वह गहने और वेशभूषा के तहत अपने आप को तैयार करता है। और इसके अंदर चेंडा, जिसको चेंडा बोलते हैं, मदालम बोलते हैं, जटल जगडा बोलते हैं, जिसको चंगीला भी बोलते हैं, का वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी, जो दैनिक जागरण से न्यूज़ थी, जिसमें अंदर जो काफ़ी जलवंत मुद्दा अभी चल रहा है वह है चुनावी रेवड़ियों से संबंधित, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी जब तक जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच में सहमति नहीं बनती है तब तक हम ये जो चुनावी रेवड़ियों का मुद्दा है यह सुलझ नहीं सकता है, और अर्थव्यवस्था को इसी प्रकार से चोट लगती रह सकती है। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारे जो प्रकाश भूषण ने इसके 3 रास्ते बताए हैं, जिससे हम कह सकते हैं भी जो चुनावी रेवड़ियों के अंदर इस प्रकार के वादे नहीं कर सकते हैं, उन वादों पर रोक लगाई जा सकती है। पहला जो इसके अंदर कहा गया है वह कहा गया भी जो भेदभावपूर्वक मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, यानी ऐसे जो वादे किए जाते हैं जो मौलिक अधिकार के और भेदभावपूर्वक हो, यानी हम इस जाति को ये चीज़ देंगे, दूसरी जाति को ये चीज़ नहीं देंगे, इस चीज़ के तो कोई भी अगर वादा किया जाता है तो वह वादा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है भी इसमें जो पब्लिक पॉलिसी दी गई है उसका उल्लंघन हो रहा हो, तो ऐसे वादे को भी नहीं किया जा सकता। जिससे बैंक कैसे, जैसे बैंक से अगर बड़ा लोन लिया हो उसको जानबूझकर न चुकाने, जैसे कर्ज माफी जैसी समस्या को, यानी ऐसे वादे जो कर्ज माफी से संबंधित वादे होते हैं। तीसरा है जिनकी घोषणा सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनाव से 6 माह पहले की जाती है, यानी जो सत्तारूढ़ दल होती है जो 6 माह पहले, कहीं ना कहीं जैसे अभी कोई जो सत्ता के अंदर जो दल है वह चुनाव से 6 माह पहले अगर कोई नई स्कीम या नई वादे लेकर आती है, भी आगे हमारी सरकार बनती है तो हम ये करेंगे, तो वह भी कहीं ना कहीं चुनावी रेवड़ियों का ही हिस्सा है। ठीक है, तो यही जो इसके अंदर जो हमारे प्रकाश भूषण है उन्होंने कहा है, और इसी के साथ उन्होंने कहा भी जो राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन है, जो हमारा एफआरबीएम एक्ट है उसको ध्यान में रखकर इस प्रकार के वादे किए जाने चाहिए। ठीक है, तो अगली जो न्यूज़ थी वही हमारी दैनिक जागरण से संबंधित थी, जिसमें कहा जो आतंकवाद से जुड़े एक दूसरे संवेदनशील का ख्याल रखते जो हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वह हमारे सिंघाई सहयोग संगठन जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और इसके बाद में जो हमारी जो एक जो उज्बेकिस्तान की राजधानी में जो सिंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं? तो कौन कौन से इसके अंदर? हमारा कजाकिस्तान है, हमारा रूस है और भारत है, यानी 3 ही सदस्य हैं जो इसके देश है, जबकि नेपाल और अमेरिका इसके सदस्य नहीं है। तो 1, 4, 5 कौन सा है? हमारा डी आंसर है। ठीक है, यही दे रखा है। जो संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, यानी इसके अंदर सरकारें भाग लेती है, और यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा
सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी और शंघाई सहयोग संगठन का चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए थे और यह वर्ष 2003 से लागू हुआ था। और यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है जो संगठन व लक्ष्यों व सिद्धांतों के उसकी रचना तथा मुख्य गतिविधियों को रेखांकित करता है। यानी इसमें एक जो संविधान बनाया गया है, जो इसकी जो गतिविधियां उसके कार्य होता है उसके बारे में बताता है। और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वह चीनी और रूस की जो आधिकारिक भाषा है वह है। ठीक है, इसके अंदर जो कौन कौन से देश हैं हमारे हैं, तजाकिस्तान है, काजाकिस्तान बोलते हैं, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी वो है फर्टिलाइजर चोरी को रोकने हेतु राष्ट्र एक उर्वरक योजना को लागू कर रहा है। तो ये हमारी एक इसकी न्यूज़ थी। ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है वह कहता है जो आगामी रबी सीजन के लिए देश भर में एक जैसी फर्टिलाइजर यानी खाद मिलेगी और यह कंपनी के बजाय ब्रांड यानी भारत के ब्रांड के नाम से जानी जाएगी और जिसे प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू कर दी गई है। और इसके तहत यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके एक ही ब्रांड के नाम से उपलब्ध होगी। ठीक है, जिसके अंदर एक ही लोगो होगा जो हमारे जो जिसमें हम जो कहते हैं जो हमारा जो भारत का लोगो है वही एक भारत ब्रांड होगा। क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर यूरिया उर्वरकों की कीमत निजी कंपनियों द्वारा तय की जाती है। तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, यानी ऐसे उर्वरक जिसके अंदर यूरिया की मात्रा नहीं होती है उनकी जो कीमत होती है वह जो निजी कंपनियां होती है वही तय करती है। जैसे डाई अमोनिया फास्फेट एक गैर यूरियाई का मुख्य उदाहरण है जिसको हम डीएपी बोलते हैं, वह गैर यूरिया का एक उदाहरण है। तो इसके दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। तो आंसर पूछा गया सही, तो सही कौन से हमारे दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। ठीक है, जो गैर यूरिया उर्वरक पर सब्सिडी जो गैर यूरिया उर्वरक एमआरपी जो कंपनियों द्वारा जो नियंत्रित एवं तय की जाती है। हालांकि केंद्र इन पोषण तत्वों पर फ्लैग प्रति टन ये सब्सिडी का भुगतान करता है, यानी जो केंद्र होती है वह इस पर सब्सिडी दे सकती है। ठीक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी कीमत उचित स्तर पर हो, यानी डीएपी की जो कीमत है वह उचित स्तर पर मिल पाए, इस प्रकार के अंदर क्या देती है, सब्सिडी देती है। जिसमें जो गैर यूरिया होती है हमने देखा है जो डीएपी होती है, और इसके बाद में जो म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको एमओपी भी बोलते हैं वह भी गैर यूरियाई उर्वरक हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ क्या कहती है हमारी, अगली जो न्यूज़ थी वह सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने लॉन्च किया है जो एजुकेशन गेम लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं आज़ादी क्वेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो आज़ादी के अंदर जो हमारे जो जिसको हम जो गुमनाम नायक थे, यानी जो हम कहते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में इसमें बताया जाएगा, जिसको हीरोज ऑफ भारत मोबाइल गेम का आयोजन किया है, यानी इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये हम जो मेंस के हमारे आंसर राइटिंग होती है उसमें इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जो हिस्ट्री का एग्जाम हो यानी हिस्ट्री का जो पेपर है उसके अंदर हम कहीं ना कहीं एक प्रकार से इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, जहां हम जो कहते हैं जो लोगों की जागरूकता से संबंधित अगर कोई बात होती है तो उसमें इसको हम कोट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही समाचारों में रहने वाला आज़ादी क्वेस्ट एक क्या है, तो यह हमने देखा एक मोबाइल गेम ऐप है। ठीक है, अगला दे रखा है भी आयुष्मान भारत के तहत ट्रांसजेंडर को भी मिलेगी समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, यानी जो हमारा आयुष्मान भारत योजना है उसके अंदर जो ट्रांसजेंडर है उनको भी शामिल किया गया है। कहता क्या भी जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं अब आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के समग्र स्वास्थ्य की भी सुविधा मिलेगी। उनके अंदर उनको जो हम कहते हैं उनके साथ ही जो सेक्स रिहाइसमेंट सर्जरी है उससे संबंधित भी उनको इलाज के इसमें सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री यानी PMJMY प्राथमिक उपचार हेतु प्रत्येक परिवार को 5 लाख का बीमा राशि प्रदान करवाती है। तो इसका जो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि एक तो ये जो प्राथमिक उपचार नहीं है, यह माध्यमिक और तृतीय स्तर के उपचार के लिए है और ये प्रत्येक परिवारों को लिए नहीं है। ठीक है, तो अगले कथन क्या कहता है भी जो PMJY योजना में ट्रांसजेंडर को भी बीमा सुविधा प्रदान की है, जो हमने अभी देखा है। तो दूसरा कथन इसका सही है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा इसका बी। ठीक है, जो क्या कहता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह माध्यमिक देखभाल व तथा साथ ही तृतीय देखभाल प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान करवाता है और यह इसके तहत लाभार्थियों सेवाओं के बिंदु पर कैशलेस और पेपरलेस सेवा भी उपलब्ध है और स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और दिन देखभाल उपचार और दवाओं की लागत भी इसके अंदर शामिल की गई है। ठीक है,
अगली जो न्यूज़ है वह क्या हमसे है, जो बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने बनाई रणनीति। इसके अलावा जो गोवा सरकार ने उसने भी हमने जो आवास पशु प्रबंधन योजना 2003 में भी संशोधन करके बनाई गई, और हिमाचल प्रदेश ने भी आवास पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक नीति बनाई गई है। ठीक है, तो अगली जो न्यूज़ क्या कहती है, जो कि पशु अवसंरचना विकास कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोष किसान उत्पादन संगठन, निजी डेयरी और व्यक्तिगत उद्यम इत्यादि को शामिल कोष है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है, यानी इसके अंदर कहा गया है कि जो हमारा जो कोष है इसके अंदर जो किसान उत्पादक संगठन है या निजी डेयरी है या व्यक्तिगत उद्यमी है इत्यादि को शामिल किया गया है। यह पशुचारण और क्षेत्रों की स्थापना हेतु भी सहायक है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह भी सत्य है। तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, सत्य हैं। ठीक है, जो पशुपालन अवसंरचना जो विकास कोष है जिसको हम बोलते हैं AHIDF के विषय में यह सरकार द्वारा जारी किया गया एक पहला बड़ा फंड है जिसमें किसान उत्पादक संगठन, निजी डेयरी उद्यमी, व्यक्तिगत उद्यमी और इसके दायरे में आने वाले अन्य हितधारक भी शामिल हैं। इसे 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। इसे 15,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पशु चारा, बुनियादी ढांचा जैसे निजी निवेश को भी बढ़ावा देना था, और जिसमें जो आला उत्पाद के निर्यात को बढ़ाने के लिए संयंत्र स्थापित करने हेतु भी प्रोत्साहन किया गया था। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये योजना थी। अगली जो न्यूज़ क्या थी, ये हमारे तो मधेपुरा में बने रेल इंजन में रहे आत्मनिर्भर को दोगुनी गति, यानी ये न्यूज़ कल द हिंदू के अंदर भी थी और आज ये दैनिक जागरण के अंदर भी आ गई। ठीक है, तो इसमें जो क्या है, जो हमारी जो मधुमेरा के अंदर जो रेल इंजन बना है उसकी जो क्षमता है वह 12,000 हॉर्स पावर की एक विद्युत इंजन है। जो पारंपरिक जो हमारी जो अभी जो इंजन चल रहे हैं उससे ये दुगनी स्पीड और दुगना वजन, यानी लगभग ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, और ये दुगनी स्पीड से और साथ ही साथ ये दुगना वजन भी, यानी हम देखते हैं तो अभी अभी हम जो हमारी जो माल ढुल रही है वह दुगनी स्पीड पर और दुगना माल हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, यही इसके अंदर कहा गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम विद्युत रेल का आरंभ उसी समय हुआ जब प्रशासन में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। वर्तमान में ब्रॉड गेज रूट में 60% अधिक का विद्युतीकरण हो चुका है। तो इसके जो दोनों ही कथन क्या है हमारे सत्य हैं। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। बस यही है जो हमारे रेल का इतिहास है, क्या कह रखा है, 1832 में भारत में पहला जो रेल का प्रस्ताव मद्रास में बनाया गया था, और 1937 में अपनी पहली ट्रेन जो ट्रेन रेड हिल हाईवे के रूप में मिली थी, और जिसे सड़क निर्माण के लिए जो ग्रेड परिवहन एकमात्र उद्देश्य था। और 1953 के अप्रैल में जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित की भारत की पहली यात्री ट्रेन थी, जिसे बोरीबंदर और मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी। और 1925 में फरवरी में इलेक्ट्रॉनिक जो पैसेंजर ट्रेन है जिसका क्या नाम था, विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला मुंबई के बीच में चलाई गई थी। 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में जो भारतीय रेलवे 2023 तक जो ब्रॉड गेज के विद्युतीकरण का पूरा लक्ष्य कर लिया गया है, और ब्रॉड गेज के रूट में लगभग 66% अधिक का विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा जो यूपीएससी था उसका गठन कब हुआ था, 1926 में। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी, जो जम्मू और कश्मीर में जो हमारे जो नगर पालिका के जो चुनाव है उसके लिए स्नातक होनी आवश्यक है। तो ये एक प्रकार की जो हमारा जो चुनाव आयोग से संबंधित या ऐसा कोई न्यूज़ है तो इसमें हम कोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए जो हमारा जो 74वां संविधान संशोधन है वह भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक ये जो न्यूज़ थी, जो हमारी जो दवाइयाँ हैं उनके कारोबार है वह बेलगाम होती है, यानी जो हमारी दवाइयाँ हैं वह कुछ ही कंपनियों के नियंत्रण के अंदर है, जिसके अंदर सरकार का कम ही नियंत्रण है। ठीक है, उसके अंदर ये एक जो कोरोना वायरस के अंदर एक जो डोलो 3 जो हमारी जो 650 mg की एक गोली थी उसके बारे में भी इसके अंदर जिक्र किया गया। इसके अलावा जो इस आर्टिकल के अंदर ये भी कहा गया है, जो हमारे जो देश में जो दवा कारोबार नियंत्रण एवं जो नियमन का
काम किसका अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ है, जो हमारा जो फार्मास्यूटिकल जो जिसको मतलब फार्मास्यूटिकल के अधीन है, और यह रसायन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, और यह अन्य निकायों के अन्य निकाय है और जिसमें राष्ट्रीय औषधीय मूल्य नियंत्रण, लेकिन यह एक दंडात्मक शक्ति वहीन है, यानी इसको एक अगर दंडात्मक शक्ति दी जाती है तो जो कंपनियां इस प्रकार के जो कार्य करती हैं जिसमें अंदर भी हल्का फुल्का इसके अंदर औषधीय कर और नए पेटेंट करवा लेती है, जिसको हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक कहा गया है भी जो सरकार होती है वह केवल और केवल 500 mg तक की दवाओं का दाम ही नियंत्रित करती है। जैसे इससे पहले जो यही जो दवाई 2013 में थी 500 mg की थी, तब इसका दाम कितना था, अभी 5 रुपये 10 पैसे था, जबकि अब ये आज के टाइम ये 650 mg की कीमत है, तो इसकी जो कीमत बढ़कर कितनी हो 30 रुपये 91 रुपये हो गई है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो डोज बढ़ाकर इसकी जो mg बढ़ा दी गई है, जबकि इसका कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसी के अंदर ये पूरा का पूरा ये आर्टिकल बताया गया और इसमें अंदर सॉल्यूशन बताया गया, तो ये आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और इसका क्वेश्चन आपको अंदर यूपीएससी के अंदर मेंस के अंदर या प्री के अंदर इस आर्टिकल से आपको क्वेश्चन देखने को अंदर जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। कथन कहता क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में चिकित्सा दवाओं के नियंत्रण एवं नियमन की जिम्मेदारी औषधीय विभाग की है। तो इसका जो पहला कथन हमने अभी देखा है वह क्या है, सत्य है। दूसरा कथन क्या कहता है, औषधीय राष्ट्रीय औषधीय मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण उल्लंघन पर दंडात्मक कार्य हेतु उत्तरदायी निकाय है। तो ये जो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा है क्योंकि इसकी दंडात्मक कार्य नहीं है। अगर दंडात्मक कार्य होती है तो कोई भी कंपनियां मनमानी तौर पर दवाइयों का जो दाम है वह तय नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला कहता है भारत सरकार केवल 500 mg तक की दवाओं का मूल्य निर्धारित कर सकती है। तो ये बात भी हमारी सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है, तो कौन सा हमारा दूसरा कथन सत्य नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा इसका बी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी ये हमारी थी, तो कह रखा है भी संभव है भी जो भारत है 2047 तक जो विकसित भारत यानी विकसित राष्ट्र के रूप में बन जाए। तो इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं और कुछ जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से किस प्रकार हम भारत जो 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में बन सकता है इसके बारे में कहा गया है। ये आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी के काफ़ी अच्छे फैक्ट इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, एक इसके अंदर कहा गया भी जब 2021-22 में अंदर कहीं जब मंदी का दौर था तो भारत में जो FDI था वह काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 83.57 अरब डॉलर का FDI भारत में अंदर आया था, और सेवा निर्यात में भी कम से कम 668 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गया था। इसी के साथ कहा कि जो भारत है वह भारत का जो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह भी कितना 573 अरब डॉलर के आसपास है। ठीक है, इसी के आसपास तो कहा गया है भी भारत है जो इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा जो ऑनलाइन पेमेंट होती है उसमें भी विश्व के 4 देशों के अंदर ये भारत शामिल है। ठीक है, यानी जो 40% के साथ सबसे ज़्यादा पेमेंट है ऑनलाइन पेमेंट हुई है, क्योंकि हमारा जो मुद्रा का जो भार है यानी जो कर चोरी है भ्रष्टाचार जैसी स्थिति भी कम होती जा रही है। ठीक है, और 2022-23 के अंदर भारतीय स्तर करीब 7% की दर पर बढ़ी है, यानी जो भारत की जो विकास दर है वह भी 7% की दर से बढ़ी है। ठीक है, इसमें जो कहा गया भी जो आर्थिक सहयोग संगठन में जो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो 38 विकासशील देश हैं उसके अंदर भारत शामिल हो सकता है। ठीक है, एक इसके अंदर कहा गया भी जो अगली पीढ़ी में जो, क्योंकि ये किस प्रकार से होगा इसके अंदर भी इसमें क्या क्या आवश्यकता है। एक तो जो हमारी जो अगली पीढ़ी है वह हमारी हमें कौशल रूप से सृजित करनी होगी, यानी जो पीढ़ी है उसको कौशल रूप बनाना होगा। दूसरा, शोध और अनुसंधान एवं नवाचारों पर अधिक ध्यान देना होगा, यानी जो शोध से हम जो नए नए आविष्कार करके और नवाचार करके हम जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। और कहा गया दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। जो भारत है वह दुनिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग हमारा जो सेकंड सेक्टर है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो चौथी बात कही गई तो कृषि क्षेत्र को भी हमें काफ़ी मजबूत बनाना होगा ताकि हम फूड सिक्योरिटी के अंदर भी आत्मनिर्भर हो पाएं और लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्या को कम कर पाएं। ठीक है, इसलिए हम क्या होगा भी इस प्रकार के फैसलों लेकर इस प्रकार के सुधार कर हम विश्व की अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके अंदर और भी कुछ डाटा दिए गए हैं जो हमें याद रखने ज़रूरी है। ठीक है, और एक इसके अंदर ऊर्जा के अंदर भी कहा गया है जो हमारा GDP का होता है जो ऊर्जा का हम 0.6% खपत करते हैं, जो कि हमें कम से कम 2% के आसपास यानी खर्च करना चाहिए। ठीक है,
जो चीन है, फ्रांस है, वह सभी 2% के आसपास खर्च करती है। और जो स्वदेशी उत्पादकों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए भी शोध अनुसंधान का नयाचार लेना चाहिए। जिसमें कहा गया जो अमेरिका ने भी, जब अमेरिका की जो आज जो भारत की स्थिति है वह 1950-60 में यही स्थिति अमेरिका की थी। तो अमेरिका ने यह स्थिति अपने अनुसंधान और नए नए रिसर्च करके अपनी स्थिति को बदला और यह विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, यही बात इस आर्टिकल के अंदर पूरे के अंदर कही गई है। तो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें और इस पे जो हमारा क्वेश्चन है वह हम देखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें हमारा क्या कहता है, अभी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विदेशी मुद्रा भंडार में शीर्ष 5 देशों की सूची में चौथे स्थान पर विराजमान है। तो हमने ये जो पहला देख लिया है, ये हमने देखा है भी हमारा जो विदेशी भंडार है 773 अरब डॉलर के आसपास का है। ठीक है, तो जो प्रथम जो 4-5 देश है उसमें चौथे नंबर पर है। ठीक है, दूसरा कथन है भारत विश्व में 40% अधिक जो डिजिटल पेमेंट में अग्रणी है। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है, क्योंकि हमने देखा है जो भारत का जो 40% पेमेंट है वह डिजिटल रूप में होती है। ठीक है, अगला है भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के शीर्ष 36 यूरी वैसे 38 था, ये 38 देशों की सूची में शामिल है। तो ये तो तीसरा कथन था गलत है, क्योंकि अभी भारत इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर भारत विकासशील देश बन जाता है तो इस सूची में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन 1 और 2 है, वह कौन सा है हमारा सी। ठीक है, अगला है रूस से हमने रुपए में व्यापार में मिलेगा प्रोत्साहन। इसमें कहा क्या है, अभी जो रूस है और भारत है, भारत के बीच में भारत है वह रूस के रुपए से खरीद कर सकता है और रूस है वह भारत से भारतीय रुपए में खरीद कर सकता है। इसलिए इसमें क्या होगा भी भारत को रूस को देने के लिए डॉलर नहीं खरीदने पड़ेंगे और न ही रूस को इसके लिए डॉलर खरीदने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा हमारा भी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था, हमें डॉलर खरीदने के लिए हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर किसी प्रकार का जोर नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ हम यह भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं विनिमय मुद्रा यानी जो हम विनिमय के माध्यम होते हैं उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भी हम अगर वहां से पेट्रोलियम पदार्थ मंगाते हैं तो यहाँ हमसे गेहूं जैसे उत्पादक पदार्थों या खाद्य पदार्थों को भी भेज सकते हैं, जिससे हमें हमारी मुद्रा का भी एक रूप में भी जो विनिमय की मुद्रा का रूप में भी उपयोग हो सकता है। जैसे आरबीआई ने जो घरेलू कंपनियां थी उनको भी इसकी अनुमति दे दी है, जिससे क्या होगा भी जो हमारी छोटी घरेलू कंपनियां हैं उनको भी जो मुद्रा जैसे वैश्विक मुद्रा है उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, निर्यात एवं आयात में केवल 2 देशों की मुद्रा के में होता है तो निम्न में से क्या लाभ हो सकते हैं। तो कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, क्या वैश्विक व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो पहला कथन इसका जो गलत होता है, क्योंकि जो 2 मुद्रा होता है तो इससे वैश्विक व्यापार में बढ़ोतरी के बजाय कमी हो सकती है, क्योंकि जब ये जो व्यापार है 2 ही देशों के मध्य में होता है। ठीक है, दूसरे देश में तो इसमें वैश्विक व्यापार में बढ़ोतरी नहीं होती है। ठीक है, अगला कहता है भुगतान संतुलन में सुधार। बिल्कुल ये सुधार हो सकता है, क्योंकि जो भुगतान संतुलन होता है वह 2 देशों के मध्य भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पर निर्भरता में कमी। बिल्कुल ये बात सही है जो हमने अभी भी देखी है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में मुद्रा जैसे अरब जैसे डॉलर है या फिर यूरो है उस पर जो निर्भरता है वह कम होती है। ठीक है, और जो लघु उद्योग व वैश्विक आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि जो लघु उद्योग होते हैं वह मुद्रा की खरीद जैसे भारी जो इस प्रकार की जटिल जटिल प्रकार की जो प्रक्रिया उसको नहीं अपनाते, उस प्रकार से जो कम यानी आसान प्रक्रिया को अपनाकर वैश्विक व्यापार में अपनी आकृति को और अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो पूछा गया सही कथन क्या, हम कह सकते हैं 2, 3 और 4 इसके सही कथन है। तो ये कौन सा हमारा आंसर है, बी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी जो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उससे संबंधित था, जिसने कहा गया था भी जो हमारी जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल करने से बात कही गई थी भी जो 6% है उसको हम और कंट्रोल करेंगे। जो हमें अभी पता है जो आरबीआई ने कहा था मुद्रास्फीति को कम करने के जो रेपो रेट को 0.05 यानी 50% तक बढ़ा दिया था। ठीक है, तो हमारी जो क्वेश्चन क्या कहता है कि मौद्रिक नीति वह नीति है जो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने हेतु या आयात एवं निर्यात को नियंत्रित करने हेतु या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु या बाजार या सरकारी द्वारा प्रतिभूतियों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने हेतु। तो ये हमारा आंसर इसका कौन सा है, सी, यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु। जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण व मौद्रिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक नीति का संचालन करती है। यानी इसमें क्या कहती है, जो सरकार होती है वह अपने मौद्रिक जो नीतियां हैं उसको अपनाती है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है,
है, जो मौद्रिक नीति में प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। ठीक है, इसमें क्या जो हमारा जो विकास है उसमें मूल्य स्थिर बना रहे उसको ध्यान में रखा जाता है ताकि मुद्रास्फीति को इस हिसाब से कंट्रोल किया जा सके। जो हमने मुद्रास्फीति का जो हमने भारत सरकार ने जो लक्ष्य हमारा क्या रखा है, जो लक्ष्य हमारा रखा है हमने 4 और +2 रखा है, यानी जो हमारे 4 तो हमारी नॉर्मल है, कम होगी तो 2 और अगर बढ़ती है तो 6, यानी 4 ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 और 2 के बीच में रखने का प्रयास करेंगे, यानी अधिक से अधिक 6% मुद्रास्फीति होनी चाहिए और कम से कम 2% होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में हमारा लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी, कोरोना के कारण एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिगड़ी यानी पिछड़ा, ये किसने कहा था, एशियन डेवलपमेंट ने कहा था। तो इसके लिए हमारा जो एशिया डेवलपमेंट बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। ठीक है, जो एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता है तो केवल एशियाई देश होना अनिवार्य है। तो इसका जो पहला कथन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके लिए बाहरी देश भी इसके सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, इसमें भारत की हिस्सेदारी चीन की हिस्सेदारी की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो इसका दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि जो भारत की हिस्सेदारी है वह चीन से थोड़ी कम है। पूछा गया सही कथन, तो दोनों ही कथन गलत है, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, जो एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी हमारी, 19 दिसंबर 1966 को स्थापित हुई थी। ये एक क्षेत्रीय बैंक है, मगर इसके अंदर कितने 68 देश हैं, जिसमें 49 तो एशिया के भीतर से है। ठीक है, और बाकी कहाँ से हो गए, बाहर से हैं। और 31 दिसंबर 2019 तक जो एशिया डेवलपमेंट में 5 से सबसे बड़े शेयर धारक में सबसे कौन था, जापान था, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका था, जिसका कितना था, इन दोनों का ही 15.6% के साथ, और रिपब्लिक ऑफ चाइना था जिसका 6.4% और भारत का 6.3% और ऑस्ट्रेलिया का 5.8% है। तो इसका उद्देश्य है वह एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, और जो एशिया डेवलपमेंट अत्यधिक गरीबी को मिटाने और अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध और समावेशी और लचीला और टिकाऊ एशिया व प्रशांत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। और इसका जो मुख्यालय वह कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी जो डल झील से संबंधित थी। जो डल झील में जो हमारे अभी जो हमारे जो पर्यटक हैं उनके लिए काफ़ी आकर्षक का बनी हुई है। जो हमारे इसके अंदर जो कमल के फूल होते हैं, इसी के अंदर जो कमल का फूल जो तोड़ते हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कमल गट्टा के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तैरते हुए बगीचे जिसे स्थानीय भाषा में राड कहा जाता है, ठीक है, नाम से जाना जाता है, मूलतः किस झील से सब मिलती है, तो ये कहाँ पे मिलती है, हमारी डल झील में मिलती है। इसी के अलावा जो अन्य कोई झील है उनके बारे में हम देख लेते हैं। जो हमारी वेम्बनाड झील है वहाँ पर कहाँ पर है, केरल के अंदर है। जो चिलिका झील है वह हमारी उड़ीसा के अंदर है। शिवाजी सागर झील है वह कहाँ हमारे महाराष्ट्र के अंदर है। जो इंदिरा सागर झील है वह कहाँ है, हमारी मध्य प्रदेश में। बंगाल झील लद्दाख के अंदर। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। सरदार सरोवर झील गुजरात। नागार्जुन सागर झील तेलंगाना। लोकटल झील यह हमारी कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर। और वुलर झील जम्मू और कश्मीर के अंदर। ठीक है, जो इसके बाद में जो हमारी डल झील है यह भारत में जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, यह एक शहरी झील है जो जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी झील है। और यह फूलों की झील जिसे कश्मीर में ताज यानी कश्मीर के ताज में गहना यानी जिसे गहना या श्रीनगर का गहना भी नाम से भी जाना जाता है। झील में मछली पकड़ने, जल पौधों की कटाई करने और व्यावसायिक संचालन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।